सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास थर्ड ये होने वाली है, सॉरी क्लास फोर होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे थे, आप सभी को पता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की। और यहाँ पर इसका सलूशन देखने वाले हैं, सामान्य अध्ययन। और आप सभी लोग यहाँ पर इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ 3 क्लासें आप सभी लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इससे पहले कवर कर चुके हैं प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित। यहाँ पर ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो भी प्रश्न थे वो भी कवर कर चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद आधुनिक भारत के यहाँ पर भारत में शिक्षा, और यहाँ पर अब हम लोग आज जो है पुस्तकों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आधुनिक भारत इतिहास का यहाँ तक लगभग कवर कर लिए थे। तो 25 नंबर क्वेश्चन के आगे आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो इससे पहले की क्लासें अगर आप सभी ने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आकर के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उन क्लासों को प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद हम लोग भूगोल को कवर करेंगे। उससे पहले आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलते हैं क्लास पर। देखिए 25 नंबर तक हम लोग इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन कवर कर चुके थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। अब जो है आज 26 नंबर का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा 26 यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, इसमें आप सभी को बताना है। एम एन राय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है, ठीक है, काली किंकर दत्त, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट रहने वाला है। इसका डिटेल देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताया गया है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के जो लेखक हैं काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। केपी केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह जो तथा उनके जो भाई अमर सिंह थे, दोनों लोगों ने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कवर करेंगे। 27 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी। तो महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया जो समाचार पत्र से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बताया है न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि यहाँ पर कॉमनवील पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। तो 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा किया गया, तो एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी,
ठीक है, किसने लिखी? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट धर्मपाल, तिलक, गांधी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर है, या महात्मा गांधी, या धर्मपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, तो इस सेंचुरी जो है किसने लिखी है? तो यहाँ पर धर्मपाल जी के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पुस्तक जो धर्मपाल यहाँ पर दिखेगा, धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकारक और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म जो थो यहाँ पर जन्म कब हुआ था भाई बताइएगा? 1922 में, ठीक है। धर्मपाल का जो जन्म हुआ था वो 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में कांधला, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले में जो कांधला पड़ता है वहां पर हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मॉन्टे रेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया किया था? ठीक है, किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सेनेज, ठीक है। तो किसमें किया था? यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के जो अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया है वो अपनी किस पुस्तक में किया है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, इस पुस्तक में किया है। इसका चलिए डिटेल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। फ्रांस के जो दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के जो सिद्धांत होते हैं संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपरोक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित हैं। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी एंड बिहार। तो सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रेमिनिसेंसेस, ठीक है, के पुस्तक के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीतम भगवान दास कृपलानी, जीतम राम भगवान दास कृपलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम राइट आंसर रहने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देख सकते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पुस्तक जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें और हैं। तो बापू के कदमों में बाबू, ठीक है, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ठीक है, आदि। ये प्रधान जो यहाँ पर राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये लिखित पुस्तकें हैं, इनको याद रखिएगा, पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये 3 पुस्तकें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चौथी पुस्तक ये रही महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक, ठीक है, ये रही आपकी डिटेल। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में पूछा गया है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो पहला यहाँ पर देखिए दे रखा है एडवोकेट ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया तो है, तो कौन है? दुर्गा दुर्गादास बसु, ठीक है,
दुर्गादास बसु इसके सही है। यंग इंडिया, यंग इंडिया किसका है, देख सकते हैं। यंग इंडिया का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन इंडियन स्पेक्टेटर इनका जो है संपादन बी.एम. मालावारी ने 20 वर्षों तक किया था। ठीक है, तो इनमें क्या है, एक से अधिक क्या है, सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर बी जो है एकदम सही मैच कर रहा है, बाकी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ये दोनों सही होंगे। इस वजह से यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, काफी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो यह देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से लेकर के 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ये वंश ऑफ ओल्ड लेटर्स की जो रचना की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रह थे, तो दूसरे सत्याग्रह कौन थे, ब्रह्मदत्त नहीं थे। यहाँ पर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऐसे ही ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे, विनोबा भावे। प्रथम जो सत्याग्रही थे वो कौन थे, विनोबा भावे। नेक्स्ट यहाँ पर अगला, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। ठीक है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, यहाँ पर इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, या इनमें से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन ये पूछा गया है बीपीएससी तैयारी 18/12/2023 पेपर थर्ड में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट रहने वाला है, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो किसने की थी, यहाँ पर याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। 2 से 3 बार मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ कि आप सभी लोगों को याद हो सके तुरंत। सन 1875 में, ध्यान रखिएगा, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शब्द में पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। देख सकते हैं, सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर आगे देखिएगा, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। भारत में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, देख सकते हैं, ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनके द्वारा नहीं किया गया था, ज्योतिबा फूले हों चाहे नारायण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, इनके द्वारा यहाँ पर भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट
प्रारंभ नहीं किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसका डिटेल से दिखा देता हूँ। किसने किया था? सन 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर, ठीक है, द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो 1975 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन का, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, इसका जो हिंदी है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? रामास्वामी नायकर, ठीक है। और कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में 1925 में, ठीक है। और इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों व महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना, ठीक है। और जो 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है यहाँ पर, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया फॉर इंडियंस नारा जो दिया था वो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती में। और इंडिया फॉर इंडियंस का जो प्रसिद्ध नारा है वो किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, प्रसिद्ध नारा जो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में, याद रखिएगा, सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 में। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था, ठीक है। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 36 नंबर का देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीयों के लिए का नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये तो आपको अभी देखा है। तीसरा दे रखा है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम सही की बात करें तो राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के क्या थे? अग्रदूत थे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में एवं वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता की स्थापना की थी। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, अभी आपने देखा। इसके बाद स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने, यहाँ पर देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के बारा नगर में की थी। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व आध्यात्मकवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के क्या थे? अग्रणी थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, वे नवीन शिक्षा के क्या थे? अग्रदूत थे, ठीक है। और यहाँ पर इनके द्वारा देख सकते हैं कलकत्ता में, और कलकत्ता में यहाँ पर वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई।
ये भी आप सभी लोग देख सकते हैं किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से। और इसी के साथ विवेकानंद ने विश्व, यहाँ पर देख सकते हैं विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर रहने वाला है। और विवेकानंद ने यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? अब आपको बताना है जो कूका आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। कूका आंदोलन, ठीक है, सिख धर्म को परिष्कृत करना। दूसरा, पंजाब में राजनीति शक्ति प्राप्त करना। कृषक आंदोलन का संगठन। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप सभी लोग देख सकते हैं कूका आंदोलन। ठीक है, प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, सिख धर्म को परिष्कृत करना। देखिएगा यहाँ पर कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, कब? 1872 में कूका आंदोलन किसके द्वारा? सतगुरु राम सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? यहाँ पर बताना है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, नवभारत का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिएगा, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको इसी वजह से क्या कहा जाता था, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इन सभी पर काम किया। भारतीयों की जो राजनीतिक चेतना थी उसको उत्पन्न करने का काम किया, करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की तथा इनके जो अनुयायी थे 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो कि धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? बताना है ऑल किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स, ठीक है, पूछा गया है किस वर्ष जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923 में, 1925 में, 1927 में। ठीक है, कब की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी 1927। 1927, ठीक है, यहाँ पर तो देख सकते हैं किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? 1927। यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना
1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत कब की थी, स्थापना स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है कब की थी, 1927 में। ठीक है, और यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आप सभी के सामने अब आया है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। तो किसान विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न थे यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर नरेंद्र देव। ठीक है, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन? सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर रहने वाला है, सहजानंद सरस्वती। इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। देख सकते हैं 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, चंपारण आंदोलन के आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो यहाँ पर बताना है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया गया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ जी यहाँ पर एफ जी सिलाई थे। इसके सदस्य थे सीजे रीड, महात्मा गांधी, एल सी आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं, जब एम.ई.एल. टेन्नर सचिव थे, ठीक है, बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया? बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया। यहाँ पर इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। अगला आप सभी के सामने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन फर्स्ट असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सेकंड बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल या रोलेट एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही है, अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, इस पर जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को पहला जो है हथियार बनाया था सर्वप्रथम। यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार भूख हड़ताल रखी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों
के बीच प्लेग बोनस विवाद था। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह बोनस जो है देना शुरू किया गया था। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जो है हथियार आजमाया गया था। यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, संथाल या नील? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है सन्यासी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख भी सकते हैं। क्या सही है? सन्यासी। ठीक है, वो बंकिम चंद्र का पहले आपको याद रखना है आनंद मठ उपन्यास है और इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया? तो सन्यासी का उल्लेख किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है और सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? बृजकिशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, सुख राम गणेश जी ने या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से? देख सकते हैं ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, राजकुमार शुक्ल। यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की जो दयनीय दशा स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो उनकी जो स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल को। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की जो दयनीय दशा थी उसको देखने हेतु अनुग्रह किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। चंपारण बिहार में एक जिला है। वर्ष 1914 से लेकर के 16 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? यहाँ पर बताना है भारतीय किसानों के जो इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंसेस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, बिहार एवं बंगाल। इसका डिटेल से देख सकते हैं, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में गठित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीयों के जो इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर देख सकते हैं 46 सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, आंदोलनों के नाम हैं या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है, यहाँ पर आप सभी को बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मैच करने हैं आप सभी को। ओके, और यहाँ पर देखिएगा पहला यहाँ पर नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था, बताना है। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था। खेतीहर सत्याग्रह आंदोलन क्या था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह क्या था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। देखिए यहाँ पर जो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था, चंपारण। ठीक है, खेतिहर सत्याग्रह किससे संबंधित यहाँ पर, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र था कौन सा, खेड़ा। ठीक है, और कपास मिल मजदूरों, यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद। कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था वो कौन था, अहमदाबाद। और ऑप्शन डी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए यहाँ पर कौन सा आंदोलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अर्थात चौरी चौरा। ठीक है, तो यहाँ पर सही सुमेलित इनको देखिएगा एक बार। देख सकते हैं नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन जो था वो चंपारण था। खेतिहर सत्याग्रह वो कौन सा, उनसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो कौन था, खेड़ा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन जो हुआ था वो चौरी चौरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। नरहरि पारीख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो बताना है। देखिएगा कौन कौन थे यहाँ पर। भारत देखिए यहाँ पर चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला है जहाँ नील की खेती बड़े पैमाने पर होती है। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किसानों को 3/20वें हिस्से पर नील की खेती उगाने को मजबूर किया गया। किसानों ने इन शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह में यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारीक, मजह मजहर उल हक आदि थे। तो यहाँ पर इतने लोग थे यहाँ पर जो कि जिन्होंने शुरू किया था क्या, यहाँ पर ये सभी लोग थे चंपारण नील आंदोलन के दौरान इनके महात्मा गांधी जी के साथ में थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। तो खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। तो इनमें से कौन सा सफल रहा, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, बारदोली सत्याग्रह जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था जहाँ प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान पर 30% की वृद्धि कर दी थी। देख सकते हैं जो प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी किसानों पर लगान की। तो तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात की जो बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की क्या उपाधि मिली थी, तो उन्हें सरदार की उपाधि कब मिली थी, तो बारदोली जो है बारदोली आंदोलन के बाद ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। इसके अतिरिक्त 1918 में
हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कब? 1918 में। ठीक है, 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ठीक है, फरवरी, मई, नवंबर। तो 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून जो है यूरोपीय नील बागान के स्वामी विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी नवंबर में। ठीक है, नवंबर में यह पारित हुआ था। इसका यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ पर देखिए गांधी जी के द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रोरियन एक्ट पारित किया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल के कुछ प्रांत में प्रचलित तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है। देख सकते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच एस पोलक, इरविन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्या होगा? इरविन। ठीक है, इरविन इसका सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पर इसका डिटेल से देख सकते हैं। गांधी जी के लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष से स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इसमें रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। और यहाँ पर जो इरविन के इस निमंत्रण के पीछे क्या था, गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। तो गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। ठीक है, तो इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक। और इससे पहले जो है हम लोग 3 और ये चौथा यहाँ पर चौथी क्लास हुई है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को कंप्लीट बुक का सलूशन मिल पाए। और यहाँ पर इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा यहाँ पर आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? भूगोल का। ठीक है, फिर भूगोल का टॉपिक यहाँ पर सभी देखने वाले हैं जितने भी प्रश्न बने हुए हैं। आज जो है हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी आगे प्रश्न होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले आधुनिक भारत का इतिहास। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे क्लास कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा। और आप लोग नेक्स्ट बुक कौन सी बुक का सलूशन चाहते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।